नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये पॉक्सो एक्ट के संबंध में है। ये एक्ट जो है खासकर बना है बच्चों के लिए। अगर उनका यौन शोषण होता है तो उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है सेंटर और स्टेट, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के बीच के टसल की। तो हाल ही में सेंटर केंद्र सरकार द्वारा एक बिल लाया गया है जो कि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, जो उपराज्यपाल है दिल्ली के, उनके बीच शक्तियों का विभाजन की बात करता है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। उस बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या जजमेंट दिया है, जब ये पूरी एक टसल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, उस बारे में भी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम उन समाचारों की चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले आपको प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्लैट के लिए एक ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है क्योंकि ये सिर्फ 100 रुपये की राशि में उपलब्ध है। तो अगर आप देश के NLU नामित लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यही एंट्रेंस एग्जाम है जिसको क्रैक करके आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई क्लैट की तैयारी कर रहा है या इन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो इस क्लैट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मददगार हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण एक सूचना है कि आप जो लॉ सीखो के चैनल पे रोज हिंदी और अंग्रेजी में थॉरो न्यूज़पेपर एनालिसिस या दैनिक समाचार विश्लेषण जो आप सुनते हैं, अब से ये इस मेन चैनल पे जो लॉ सीखो का मेन चैनल है उस पर नहीं आया करेगा। उसकी जगह यह लॉ सीखो की जुडिशरी टेस्ट प्रेप चैनल, लॉ सीखो क्लैट प्रेप, और अगर आप सिर्फ हिंदी का सुनना चाहते हैं TNA दैनिक समाचार विश्लेषण तो ये लॉ सीखो हिंदी चैनल पे अवेलेबल होगा। तो आप चाहे तो इन तीनों को या किसी एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, जिससे आपको बिना किसी बाधा के रोज दैनिक समाचार विश्लेषण, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनने को मिलेगा। तो चलिए आज का MCQ देखते हैं। हाल ही में एक राज्य सरकार के द्वारा कालिया स्कीम लाई गई जो कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड, हमारे कृषि क्षेत्र में आजीविका और इनकम ऑगमेंटेशन के बारे में बात करता है। तो ये निम्न में से किस राज्य के द्वारा कालिया स्कीम लाई गई है आपको बताना है। आपका उत्तर है कर्नाटक ए, आपका ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपके 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और हरियाणा। जो भी आपको लगता हो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। वह यह है कि पॉक्सो एक्ट से आप क्या समझते हैं और इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे बच्चों का प्रोटेक्शन हो सके सेक्सुअल ऑफेंसेस से। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है ये पॉक्सो एक्ट और एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी के बारे में बात करता है। तो हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट काफ़ी बार चर्चा में रहता है वहाँ के जजमेंट्स के कारण। तो अभी एक और ऐसा जजमेंट आया है जो कि पॉक्सो एक्ट के संबंध में है। तो यहाँ पर एक पिटीशन दायर की गई थी फॉर क्वेश्चन केस ऑफ किडनैप, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ माइनर। ये 3 आरोपों को क्वेश्चन करने के लिए, खत्म करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका को दायर किया गया था इसको अलाउ कर दिया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद में लीगल फ्रेटर्निटी और साथ ही साथ हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा इसकी आलोचना हुई कि आपने जो ऐसा कदम उठाया इसके काफ़ी नेगेटिव, नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इन्हीं नकारात्मक परिणामों के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो अगर हम जजमेंट की बात करें तो यहाँ पर रीज़न दिया गया कि एडोलेसेंस एंड यंग एडल्टहुड फॉर्म अ कंटिन्यूम बिकॉज ऑफ द फिजिकल, बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड सोशल चेंज ड्यूरिंग दिस टाइम।
तो किशोर अवस्था जो है या यंग एज जो है, यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा एक मनुष्य में बदलाव आते हैं उसके फिजिकल, बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और सोशल चेंजेस के कारण। तो यहाँ पर इसी चीज को रीजनिंग देते हुए कहा गया है कि पीपल विद इन द एज कैन बी क्लब्ड टुगेदर विद 18 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जिस आयु वर्ग में के पिटिशनर थे यहाँ पर और एक्यूज्ड विक्टिम जो थे, उनकी आयु वर्ग को कहीं ना कहीं 18 ईयर्स के साथ में क्लब किया जा सकता है, ऐसा रीजनिंग दिया गया। और दूसरा ये कहा गया कि यहाँ पर विक्टिम का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अफेयर था। सो रिलेशनशिप ऑफ अ विक्टिम विद एक्यूज्ड इज एज बीइंग लविंग रेदर देन अ अब्यूसिव वन। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप था ये अब्यूसिव नहीं था, यहाँ पर ये एक लविंग वन था। इसको देखते हुए कि वो रिलेशनशिप में थे, इस बात को की चर्चा करते हुए यहाँ पर ये रीजन दिया गया, इसीलिए ये जो आरोप है वो क्वेश्चन कर दिए गए। तो यहाँ पर कंक्लूड ये कहते हुए कर रहा है कि केस कैन बी क्वेश्चन एज इट प्योरली इंडिविजुअल इन नेचर एंड वुड नॉट अफेक्ट एनी ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो क्रिमिनल जो अपराध होते हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, वो हमें ये देखने को मिलता है कि अगेंस्ट सोसाइटी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये इंडिविजुअल नेचर के हैं, ना कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक प्रेसिडेंट दिया गया है उसके विपरीत जाता है। तो यहाँ पर इसलिए भी इस जजमेंट का काफी क्रिटिसिज्म किया गया है। अब पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, उसके साथ में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। तो यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, इनसे बचाने के लिए आर्टिकल जो हमारा 15 और यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड कहता है, इसको देखते हुए ये एक्ट उस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए लाया गया था। उसके साथ में नो लिमिट सेट बाय फाउंडिंग डॉक्यूमेंट और लिस्टेड ऑफेंसेस। तो यहाँ पर कोई सीमा नहीं तय की गई है कि कब एक क्राइम होता है, जैसे यहाँ पर रीजनिंग दी गई है इस जजमेंट में, ऐसा कहीं भी लिस्टेड नहीं। तो यहाँ पे द पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर पॉक्सो बिल 2011 criticized the clause providing for possibility of consent in cases of sexual intercourse with minors aged between 16 to 18 years। तो जब ये बात पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में गई कि यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंसेंट वाला चीज जो है वो हम सहमति वाला चीज जो है वो 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो एडोलेसेंट है, जो किशोर अवस्था में बच्चे हैं, उनके लिए लगा सकते हैं कि अगर वहाँ पे कंसेंट होता है तो पॉक्सो का आरोप नहीं लगेगा। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया गया था जब ये सुझाव गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में 2011 में। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा एक बार इसको रिजेक्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। सो एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी वाज नॉट मीन टू बी एन एक्सेप्शन। तो ये किसी भी रूप में एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी को आप एक एज ए एक्सेप्शन नहीं मान सकते हैं। तो चलिए वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहला वे फॉरवर्ड ये है, इस जजमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर कंसिडरेशन, एक रिकंसिडरेशन की जरूरत है। यहाँ पर जो एक एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच हमें देखने को मिलती है, एक निरंकुश अप्रोच जो हमें देखने को मिलती है, उसको रिकंसिडर, उसको वापस देखने की आवश्यकता है। तो जो दूसरी बात कही गई है यहाँ पर वो ये है कि कोर्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की आवश्यकता है। So court needs to strike a balance between limited but developing capacity of adolescents to consent to sexual interaction and their vulnerability to being groomed, abused and exploited। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं जहाँ हम अगर जैसे जजमेंट में कहा गया है कि इनके बीच में एक अब्यूसिव वन नहीं, लविंग नेचर का एक रिलेशनशिप था, तो यहाँ पर ये आशंका होती है कि जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं उनको अब्यूज किया जा सकता है, उनको बहला फुसलाया जा सकता है, उनका अब्यूज किया जा सकता है, उनका शोषण किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो हमारा कानून है उसमें भी और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर एक्सेप्शन मिल सकता है, कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर एक्सेप्शन की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सो व्हाट इज इंटेंट ऑफ द लॉ एंड व्हाट इज अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर लॉ का क्या इंटेंट है और इसका कितना क्षेत्राधिकार है, इन सारी चीजों भी, ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए दूसरा आर्टिकल जो है हमारा
केंद्र और दिल्ली की जो राज्य सरकार है, दिल्ली जो सरकार है, उनके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में रखा गया है। तो इसकी काफ़ी आलोचना की गई है जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर, उनके द्वारा। तो आपको यही पता होना ज़रूरी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यहाँ पर बिल जो है ये लाया गया है GNCTD एक्ट 1991 जो है उसमें संशोधन के लिए, जो कि पावर देता है द पावर ऑफ द असेंबली डिस्क्रिशनरी पावर इंजॉयड बाय द LG एंड ड्यूटीज ऑफ द CM विद रिस्पेक्ट टू नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू LG। तो यहाँ पर दिल्ली जो है वो अपने आप में एक पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसको कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी है, लेकिन पूर्ण राज्य का इसे दर्जा अभी भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एक्ट लाया गया था वो ये तय करता था कि जो दिल्ली के CM हैं उनकी कितनी शक्ति होगी, LG जो है उपराज्यपाल उनकी कितनी शक्ति होंगी, और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें किन किन स्थिति में, जो दिल्ली सरकार है उन्हें किन किन स्थिति में जो LG है उनको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है। तो ये जो नया बिल लाया गया उसके बारे में और ज़रा थोड़ी चर्चा करते हैं। सो बिल स्टेट्स दैट गवर्नमेंट इन दिल्ली शैल मीट लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अब इस बिल में जो लाया गया है नई चीज़, उसमें यहाँ पर सरकार या गवर्नमेंट का मतलब है दिल्ली सरकार नहीं, अपितु जो उपराज्यपाल है वो। तो जब भी गवर्नमेंट शब्द का अगर उपयोग किया जाता है दिल्ली के रेफरेंस में, तो इस बिल के अनुसार वो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नजीब जंग के साथ में एक पूरी जो जंग देखने को मिली थी दिल्ली सरकार की उस टाइम आम आदमी पार्टी की, उनका भी यही मानना था कि गवर्नमेंट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, दिल्ली सरकार नहीं होती है। तो उनका जो तर्क था उसी को यहाँ पर एक हमें वास्तविक रूप में एक बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से लाती हुई केंद्र सरकार दिख रही है। उसके अलावा LG ओपिनियन शैल बी ऑब्टेन बिफोर द गवर्नमेंट टेक्स एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन बेस्ड ऑन डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट और एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर। तो जब भी कार्यपालिका के द्वारा या किसी मिनिस्टर के द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है या कैबिनेट के द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है तो यहाँ पर LG का ओपिनियन लेना ज़रूरी होगा, ये बिल ये कहता है। उसके अलावा बार्स असेंबली इट्स कमिटीज फ्रॉम टेकिंग रूल्स टू टेक अप मैटर्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्वायरी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और चीज़ ये है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्वायरी से संबंधित जो रूल है उसमें असेंबली की भूमिका नहीं रहेंगी, वो इससे जुड़े हुए रूल्स नहीं बना पाएंगे, ना कमिटीज बना पाएंगी, जिससे दिल्ली सरकार जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, उनकी पावर्स और कर्टेल कम होती हुई दिखती है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, तब नजीब जंग जो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, LG थे, उनके और दिल्ली सरकार के बीच में एक टसल देखने को मिला था। तो यहाँ पे 5 जज बेंच जो थी उन्होंने ये एक निर्णय लिया था कि LG's concurrence is not required on issues other than पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो यहाँ पर LG का कंकरेंस जो है, सहमति जो है, वो पुलिस के मामले में, पब्लिक ऑर्डर के मामले में और जमीन के मामले में, भूमि के मामले में ज़रूरत नहीं रखती है। उसके अलावा LG वॉज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई थी कि जो LG है ये गवर्नर नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और जब भी LG कोई निर्णय लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो 2018 का जो जजमेंट है, जो वर्डिक्ट है, उसकी ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए, इस बिल के आने के बाद में केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार है, दोनों तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर है, गृह मंत्री अमित शाह, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये लाइन ड्रॉ करेगा दिल्ली सरकार और जो LG है उनके बीच में, जो शक्तियाँ है उनके बीच में ये एक लाइन ड्रॉ करता है। उसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2018 का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लाया गया है। वही दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, उनका ये कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पावर जो है वो कम की जा रही है, शक्तियाँ कम की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में, वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई, तो वो ये दूसरा रास्ता अपना रही है। तो इन्हें ये आरोप लगाया है। देखने वाली बात रहेंगी कि बिल पास होता है या नहीं होता है। बिल पास होने के बाद में फिर जुडिशियल रिव्यू का भी एक ऑप्शन होता है कि यहाँ वापस कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये मामला पहले ही जा चुका है, उसका वर्डिक्ट भी आ गया है, तो हो सकता है अगले एक और बार ये सुप्रीम कोर्ट में हमें मामला जाता हुआ
दिखे। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। तो यूएस जो है अब इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। इराक जो अभी नंबर 1 है, 23% जो आपूर्ति है वो इराक से हमारी होती है और 14% जो आपूर्ति है वो अब यूएस से हो रही है। तो यहाँ पर एक चाइना फैक्टर है कि यूएस जो है वो चाइना को ऑयल सप्लाई नहीं करता है, क्योंकि इनके बीच में कुछ ट्रेड इश्यूज है। उसके चलते भारत जो है इनकी पहली पसंद रहता है ट्रेड के लिए। तो जो दूसरी खबर है वो बहुत ही एक अच्छे इनिशिएटिव के बारे में है, बी फेंस टू वार्ड ऑफ एलिफेंट अटैक्स। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है हमें कि हमारा जो शहर है, हमारे गांव जो है वो कहीं ना कहीं जंगलों को कम करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बढ़ रहे हैं तो जंगल कम हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक पारंपरिक जगह होती है जानवरों की रहने की, जैसे खासकर इस संदर्भ में हाथियों की रहने की जंगल में, तो ये देखने को मिलता था कि वो गांवों में शहरों में आ जाते थे और उससे फिर वो हमारी जो मनुष्य है उनकी संपत्ति को और मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचाते थे। और ये भी देखने को मिलता था काउंटर की हाथियों की भी हत्या की जा रही है गाँव के और जो शहरों के लोग हैं जिनको हानि पहुंच रहे हाथियों के द्वारा। तो बीच का रास्ता निकालते हुए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की VIC ने प्रोजेक्ट रिहैब स्टार्ट करा है। प्रोजेक्ट रिहैब का मतलब है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो यहाँ पर जो है फेंसिंग की जाएंगी। फेंसिंग किससे की जाएंगी? जो मधुमक्खी होती है उनके द्वारा फेंसिंग की जाएंगी, जिससे हाथी जो है वो एक सीमा क्रॉस नहीं करे और मनुष्य भी हाथियों की सीमाओं में नहीं जाए। तो अपने आप में काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कितना सक्सेसफुल होता है आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि मनुष्य की जो जिंदगी है वो तो महत्व रखती है, लेकिन जो हमारे वन्य प्राणी हैं उनकी भी जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लॉ सीखो से जुड़े रहिए।